विद्युतीय फ्लक्स, फ्लक्स बोले थे ना। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा टॉपिक है बाबू, ऑन है ना बाबू, ऑन है ना, ठीक है। देखो अभी नहीं लगेगा, ये जो वीडियो बन रहा है ना, अभी भले ये यूजफुल ना लगे, लेकिन जब आगे बढ़ जाएंगे ना बहुत ज़्यादा, तब वो काम आ जाएगा। दोनों जगह आपको वीडियो मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और आपके एप्लीकेशन के वीडियो सेक्शन में भी मिल जाएगा, देख लेना है आगे चलकर। अभी ज़रूरत नहीं लगेगा, लेकिन आगे चलकर ज़रूरत पड़ जाता है, देख लेंगे। चलिए, विद्युतीय फ्लक्स टॉपिक है, विद्युतीय फ्लक्स। टॉपिक ELECTRICFLUX है ना। टॉपिक लगा लो भाई, लगा लीजिए टॉपिक। इसको आज का आज ही इसको समाप्त करके बढ़ना है आगे, है ना। इस टॉपिक को देख लेना है, क्योंकि इस टॉपिक के बाद ही हम लोग गॉस को पढ़ सकते हैं, है ना। फिर उसका सत्यापन करेंगे, उसके बाद हम उसका अनुप्रयोग करेंगे, लेकिन इस टॉपिक के बाद। इसलिए फ्लक्स को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। होता क्या है वो भी देख लेते हैं। हो गया बाबू, अब समझोगे, खाली आराम से एकदम समझना है ना। कोई सरफेस हम ले रहे हैं, मींस कोई सतह हो गया, एक सतह, और ये सतह जो है वो एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है। समझ रहे हो, एक समान विद्युतीय क्षेत्र, जिसको हम ई से सूचित कर रहे होते हैं। निकल गया इधर से, यहां आया है ने, इसी प्रकार से इधर चला गया निकल कर। एक समान विद्युतीय क्षेत्र को हम ई से, कल याद है लेक्चर, सही है। ये हुआ एक पृष्ठ। ये पृष्ठ कैसा हो सकता है आपका, वो कॉपी के जैसा है ना। वो उसको कॉपी को आप ऐसे रख दिए, सीधा एकदम रखे हुए हो, इससे होकर के विद्युतीय क्षेत्र रेखा गुजरी। कितनी रेखा गुजरी, कोई बता सकता है क्या? नहीं ना, वो तो यहां पे दिख रहा है 3। क्या हम इसको देख सकते हैं? तो काल्पनिक रेखा है ना, इसको हम देख नहीं सकते, लेकिन कैलकुलेशन कर सकते हैं। जिस भौतिक राशि के द्वारा हम ये पता करते हैं कि किसी पृष्ठ से होकर कितनी विद्युतीय क्षेत्र रेखा गुजर रही है, कितना आसान तो है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, विद्युतीय फ्लक्स बोलते हैं। आया समझ में? किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या का आकलन, का कैलकुलेशन जिस भौतिक राशि के द्वारा आप करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? फ्लक्स। नहीं समझ में आया? और देखो, अभी इस पृष्ठ को हम ऐसा रखा तो यह है क्षेत्र रेखा, ठीक। अगर हम पृष्ठ को इस प्रकार से, ये पृष्ठ है ओवल शेप में, और ये हुआ एक समान विद्युतीय क्षेत्र, यहां बोलो पृष्ठ से होकर गुजरेगा बाबू? पृष्ठ से होकर गुजर सकता है। कॉपी देखे बाबू, एक कॉपी दे दो, ये कॉपी देखो, गुजर गया ना? गुजरेगा? नहीं गुजरेगा। तो ये हो गया मेरा दूसरा कंडीशन कि हो सकता है कि पृष्ठ ऐसे रख दिया गया हो, तो इससे होकर गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स की संख्या क्या हो गई? 0 हो गया। 2 कंडीशन दिए हैं क्या? एक कंडीशन हम ऐसा, दूसरा कंडीशन ऐसा, एक कंडीशन और है हल्का सा तिरछा। नहीं हो सकता? रखिए, एक कंडीशन ऐसा वाला, देखो तो हल्का सा तिरछा, इससे होकर के विद्युतीय क्षेत्र रेखा देखो, ठीक है बाबू। देखिए ई, ये भी ई। हम अभी फॉर्मूला नहीं बता रहे, पहले बात को समझ लो। फॉर्मूला तो बहुत आसान तरीके से और क्लियर कर देगा, सब टॉपिक एकदम एक कॉन्सेप्ट साफ हो जाएगा तुरंत एकदम। बस पहले ये समझ लो फ्लक्स है क्या। किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या का पता लगाने के लिए, हाँ आकलन करने के लिए, हम जिस भौतिक राशि का इस्तेमाल करेंगे उस भौतिक राशि को फ्लक्स बोलेंगे, विद्युतीय फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक भौतिक राशि होती है जिसकी सहायता से हम किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या का आकलन करते हैं। सही है बात? संख्या का पता करते हैं, इसको सूचित करते हैं बाबू फ्लक्स को फाई से।
क्लियर हो गया। और फाई को परिभाषित कैसे किया गया है, ई एस कॉस थीटा। थोड़ा सा हम अलग करके लिखते हैं, ऐसे कुछ और ही मतलब बनने लग जाता है। ई का मतलब विद्युतीय क्षेत्र है ना, एस अभी हम बता देते हैं क्या है, और एक होता है कॉस थीटा। तीन चीजें हैं, ई भी है, एस भी है, कॉस थीटा। ई तो पता है बाबू, है ना। एस किसे कहते हैं ये बात है, तो एस जो होता है वो क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। हम यहां लिख देते हैं सब कुछ और सबको समझाएंगे। फाई जो है वो किसको बता रहा है बाबू, विद्युतीय फ्लक्स को बता रहा है ना। अच्छा, ई जो है वो किसको बता रहा है, विद्युतीय क्षेत्र को बता रहा है ना। अच्छा, एस किसको बता रहा है बाबू, क्षेत्रफल सदिश को बता रहा है। और थीटा किसको, कॉस थीटा है ना, थीटा किसको बता रहा है, ई तथा एस के मध्य कोण को बता रहा है। तो इतना में वो कौन सा चीज है जो तुमको जानने का जरूरत है, क्षेत्रफल सदिश। क्लियर हो गया। अब देखो क्षेत्रफल सदिश, लो बाबू कॉपी लाओ, लो देखो। अभी हम तीनों जगह यही पृष्ठ को हम इस्तेमाल कर रहे थे ना। क्या हुआ बाबू, जाकर देख लो, अंदर में होगा। देखो ध्यान से देखो, अभी हम जिस पृष्ठ का जिक्र किए वो यही पृष्ठ था। इसको पहले हम यहां पर ऐसा रखा है, फिर हम इसको ऐसे रख दिया जिससे होकर के क्षेत्र रेखा बिल्कुल नहीं गुजर रही, और उसके बाद एक कंडीशन हम ऐसा वाला दिया। तीन कंडीशंस तो हो गए। क्षेत्रफल का सदिश, तो हम जिस सतह का जिक्र किए वो सतह है, वो ये सरफेस है। अच्छा, इस सतह पर हम एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, इसके क्षेत्रफल पे बिल्कुल लंबवत। देखो ये इसका पृष्ठ है ना, पृष्ठ पर लंब, यही है क्या, परपेंडिकुलर। वेक्टर वगैरह में हम लोग ये काम किए थे क्लास 11th में, उस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। अगर इस पर सतह पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे, ये देखो ये है सीधा, ये जो परपेंडिकुलर जो सरफेस पे डाल रहे होते हैं ना, ये जो लंब डाल रहे हैं इस सतह पर, इसे ही क्षेत्रफल सदिश बोला जाता है। इसी को हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। किसे कह रहे हैं क्षेत्रफल सदिश, सतह पर, पृष्ठ पर जो हम लंब गिराते हैं। क्लियर हो गया बात। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या हम तीनों सतह पर बता सकते हैं क्षेत्रफल सदिश कहां है। ध्यान से देखो, इस सतह के लिए बाबू, इस सतह के लिए मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो लंब गिरेगा वो देखो, तो यही है क्या, एस वेक्टर। नहीं समझ में आया, ये कॉपी ऐसे है, ठीक। ये है ई बाबू, ये है ई, और इसी पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहां पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो वो भी इधर ही होगा, तो एस वेक्टर लगा दिया सदिश। ऐसा है बाबू, इसके सतह पे परपेंडिकुलर कैसा होगा, ऊपर की ओर होगा बाबू। देखिए ये हो गया एस वेक्टर, होगा। ये वाला देखो ऐसा है, तो इसका अगर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये हो गया एस वेक्टर। नहीं आया समझ में, बस सतह के लंबवत, सतह के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत, जो पृष्ठ जो सतह आप बना रहे हैं उसके परपेंडिकुलर, उसके लंबवत, उसके लंबवत, बस यही बात है। वही है वेक्टर एस, वही है मेरा एस। तकलीफ यहां तक, आगे बढ़ सकते हैं। अब दोनों के बीच का कोण देखना है, तो यहां देखो ई है, ये जो गया आगे, ये जो आगे की ओर गया है यही तो मेरा वेक्टर ई है, यही ना विद्युतीय क्षेत्र है। विद्युतीय क्षेत्र भी इधर है और क्षेत्रफल सदिश भी इधर है, तो दोनों के बीच में थीटा का वैल्यू क्या है बाबू, तो थीटा हो गया यहां पर 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री है तो यहां पर फ्लक्स का कैलकुलेशन करो तो कितना होगा, फाई इज इक्वल ई एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, और 1 कॉस का मैक्सिमम वैल्यू भी होता है। अगर कॉस का आपको ध्यान हो तो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू भी +1 ही होता है। तो फाई का वैल्यू निकल कर आ गया है ई एस, और क्या हम इसको बोल सकते हैं फाई मैक्स। नहीं समझ में आ रहा बात। थीटा समझ में आया कैसे बना। थीटा के बारे में हम लिखा कि ये ई और एस के बीच का कोण होगा, तो आया ना ई और एस के बीच का कोण।
अब यहां देखिए, इसके लिए ई कहां है, या ऐसे जाता हुआ, यही ना ई बाबू, इसके अंदर से नहीं गया है, पृष्ठ के ऊपर से जा रहा है, अंदर कैसे जाएगा? जब आप ऐसे रख दिए हो तो इसके आर पार होगा ही नहीं, इससे होकर गुजरने वाला क्षेत्र रेखा 0। तो कैलकुलेशन में भी तो आना चाहिए वो बात, कैलकुलेशन में आना चाहिए ना वो चीज। तो वो देखो कैसे आएगा, ई ऐसे हो गया, एस ऐसे परपेंडिकुलर है, तो बीच में एंगल कितना बना 90 डिग्री। आप स्केल से बनाएंगे भाई, है ना। तो थीटा क्या दिखला रहा है यहाँ पर, थीटा क्या दिखला रहा है 90 डिग्री। तो फ्लक्स का कैलकुलेशन करें, फाई इज इक्वल ई एस कॉस 90 डिग्री। यस, कॉस 90 का वैल्यू क्या आता है 0, तो फाई का वैल्यू क्या आ गया 0। यानी कि पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या 0 है। वो तो हम देखा भी, कैलकुलेशन भी बता दिया। यहां देखिए, ये तो सिंपल सा जनरल केस है। ये हो गया क्षेत्र रेखा और ये हो गया एस, यानी क्षेत्रफल सदिश। तो बीच का कोण क्या है, ये ना कोण, ये तो जनरल फॉर्म हो गया ना। तो यहां से आपको वैल्यू क्या मिलेगा, ये हो गया ई, ये हो गया एस। तो जाहिर सी बात है कि फाई जो होगा वो सिंपल सा ई एस कॉस थीटा होगा। मतलब ये जनरल फॉर्म ही है और कुछ नहीं। क्या बाबू, अब यहां क्या है, बस थीटा अगर आप पता करो, रिजल्ट निकालते जाओ बैठ करके, और करना क्या है इसमें। नहीं समझ में आ रहा है बात, इसका परिभाषा। अच्छा, इसको केस हम बोल दें, इसको हम कह सकते हैं कि फ्लक्स को समझने के लिए ये मेरा केस 1 है। फ्लक्स को समझना चाहते हैं हम इसको केस नंबर 2 कह सकते हैं। फ्लक्स को समझने के लिए इसे हम केस नंबर 3 कह सकते हैं। अभी और है 4 और 5 भी केस है, लेकिन पहले ये 3 को सही तरीके से समझ में आ जाए। इसको पहचान रहे हो, वेक्टर क्या, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ये है ए बी कॉस। देखो एस बी वेक्टर के फॉर्म में, ये भी वेक्टर है, तो हम इसको कह सकते हैं ना। देखो याद करो, ए बी कॉस थीटा को आप लिख सकते हो वेक्टर ए डॉट बी, जिसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणन। तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, वेक्टर का ई डॉट एस लिखा जा सकता है। ये खत्म हो गया। फ्लक्स का 2 केस और बचता है जो हम बताएंगे, अदरवाइज हो गया, हो गया। इतना ही आपको जानना है। किसे कहते हैं फ्लक्स? फ्लक्स क्या है? एक भौतिक राशि, सही है, जिसकी सहायता से हम विद्युतीय क्षेत्र, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या का पता करते हैं, आकलन करते हैं। सही है क्या? पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या का आकलन करते हैं। अब वो पृष्ठ 3 तरह से हो सकता है। एक तो ऐसा सबसे ज्यादा मैक्सिमम ना, अगर आप चाहेंगे कि विद्युतीय क्षेत्र रेखा सबसे ज्यादा गुजरे, उसके लिए आपको कैसा रखना होगा, पृष्ठ को एकदम 0 डिग्री के एंगल के साथ, ताकि एस, वेक्टर एस, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। किसे कहते हैं क्षेत्रफल सदिश? किसी पृष्ठ के लंबवत जो खींच रहे हैं हम, उसे क्षेत्रफल का सदिश बोलते हैं। लंबवत जो वेक्टर है, लंबवत, पृष्ठ के लंबवत, ये पूरे बोर्ड के परपेंडिकुलर यहाँ पर, ये उसका क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। सही है ना बात? ये हमको जरूरत पड़ेगा क्षेत्रफल सदिश का बार बार, ठीक है ना। चलिए पहले लिखाते हैं, फिर बात करते हैं। मिशकात पॉज कर दो बाबू वीडियो को। हाँ दे रहे हैं बाबू, दे रहे हैं। हो गया बाबू, आगे लिखोगे, आगे लिखोगे यहाँ फाई इज इक्वल ई एस कॉस थीटा। आगे लिखिएगा फाई इज इक्वल ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा लिख लिए। नीचे लिखिएगा जहां ये वाला चारों पॉइंट, जहां जहाँ फाई इज इक्वल ई एस कॉस थीटा, फाई इज इक्वल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, ई जो हो गया विद्युतीय क्षेत्र हो गया, एस जो है वो क्षेत्रफल सदिश हो गया, थीटा जो है वो ई और एस के मध्य कोण है। इसके मध्य कोण है ना। अच्छा यहां तक लिख लिए बाबू। फिर हम इसको भी लिख लेंगे ऐसे कि फाई जो है
वो ई एस कॉस थीटा है ना, या हम फाई को ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, ब्रैकेट में अपने आप को याद दिलाने के लिए हम लिख देंगे कि ये डॉट प्रोडक्ट है। तो ये बात भी आप इनके बाद यहाँ के बाद नीचे ये लाइन कर देंगे, फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस। ऑब्जेक्टिव्स में काम आता है ये दोनों। देखो सदिश है ना, वेक्टर ई विद्युतीय क्षेत्र भी हो और क्षेत्रफल सदिश, ये तो नाम में ही है, दोनों सदिश राशियां हैं। ई डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस भूल से भी नहीं, वरना क्रॉस लगेगा तो वहां साइन हो जाएगा, है ना। हाँ, सब ध्यान रखना है। हो गया यहां तक? अच्छा, थोड़ा सा मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक यहाँ पे बना रहे हैं मात्रक के लिए, या यहाँ जगह है यहीं पे देख लेते हैं। देखो मात्रक कैसे ढूंढेंगे, हम लोग को सब आता है, बस थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता ना कि कैसे कैसे करना है। फाई इज इक्वल, देखो ध्यान से बाबू, फाई इज इक्वल क्या होता है, ई एस कॉस थीटा। मात्रक ढूंढना है फाई का, तो फाई का देखो ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट होता है बाबू, और एस जो है वो तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। थीटा का कोई मात्रक है क्या? हो गया यहां तक बात। अच्छा, अब आगे देखो, एफ के लिए न्यूटन और नीचे कूलॉम, सी हम लिख दे ऐसा, एन सी इनवर्स मीटर स्क्वायर। किसका मात्रक मिला, फाई का, मिल गया फाई का मात्रक, न्यूटन कूलॉम इनवर्स मीटर स्क्वायर, जहां पर एस क्या है, एस क्या है, क्षेत्रफल सदिश है, तो वो क्या होगा, मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल ही है ना, एन एस। नोट करें, चलिए मात्रक लिखिए, नोट कीजिए, एन सी इनवर्स मीटर स्क्वायर। और क्या है, ये हो गया फ्लक्स का मात्रक, है ना। इसको डब्बा में डाल दो भाई। ये सूत्र हुआ एक, कहा गया, ये सूत्र का सदिश निरूपण हुआ, है ना। ये सब डब्बा में ये सदिश निरूपण कर दिया हम यहाँ पर, ये एक्चुअल फॉर्मूला हो गया हम लोगों का। हाँ, और अच्छा एक और बात बाबू, हो गया यहाँ तक बाबू, ये जो 3 केस हम अभी किए हैं बाबू, ये सब नियमित सतह है। नियमित का मतलब होता है कि वेल डिफाइंड, नियमित का मतलब होता है डिफाइंड, मतलब ये परिभाषित है कि हाँ ऐसा सरफेस होता है, ऐसा सरफेस होता है, ऐसा सरफेस होता है। लेकिन कुछ सरफेस तो ऐसे होंगे जो बहुत ही रैंडम हो सकते हैं। ये देखो, ये नहीं हो सकता ऐसा, मतलब ये हम अगर कोई फॉर्मूला वगैरह ढूंढ रहे हैं तो हम इतना पॉजिटिव साइड ही क्यों ढूंढेंगे कि कॉपी की तरह ही सतह हो, जरूरी है ओवल शेप में हो, जरूरी है, हो सकता है कोई ऐसा शेप हो। इससे हो करके विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या यानी फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मेरा जो केस नंबर 4 है, फिर ये काम आएगा आगे, बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग 3 केस नोट करेंगे, चौथा वाला उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है ना। चलो शुरू करो, केस 1 पहला, जैसे हम बनाए हैं बिल्कुल वैसे ही केस 1 पहले करेंगे, ये पिक्चर के साथ, ये कैलकुलेशन भी होगा, उसके बाद केस 2 और फिर केस 3, है ना। यहाँ तक बाबू ये कैलकुलेट करना है सभी में। उसके बाद हम बात करेंगे आराम से केस नंबर 4 की, जो हम लोग का आखिरी टॉपिक रहेगा। नियमित सतह का बात हो गया, चले थोड़ा अनियमित सतह की ओर, जो हम लोगों का केस नंबर 4 है। अब देखो, इससे जो विद्युतीय क्षेत्र रेखा है वो तो भाई एक समान है ही, देखिए वो गुजर रही है, वो आई थी जैसे गुजरना है उसको, वो अपना काम बखूबी निभा रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दिक्कत हमको क्या है, ये जो है ना सतह जो कैसी हो गई है, अनियमित, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसका काम नहीं है। तो केस नंबर 4 जो जाना जाएगा वो किसके लिए जाना जाएगा, अनियमित सतह के लिए जाना जाएगा। क्लियर हो गया बात यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पर हमको ढूंढना है क्या, एस, है ना। एस रहेगा तभी तो ई और एस के बीच का कोण मिलेगा, बिना थीटा के कैलकुलेशन के तो फाई निकलेगा नहीं, तुम देख सकते हो अपने 3 केस में, सही है ना। तो क्या किया जाए उसके लिए, तो
किसी भी, देखो कुछ पैटर्न है, कुछ खास तरीका है निकालने का, उसको समझ लेंगे ढंग से, है ना। तो जब भी किसी अनियमित सतह का होगा, सबसे पहले हम एक छोटा सा अल्पांश लेंगे, जिसको हम अल्पांश क्षेत्रफल, छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे। ये देखो, ये चौकुटा सा किया ना, क्या है ये? पूरे सतह का एक छोटा सा हिस्सा, पूरे सतह का क्षेत्रफल। हम कैसे, क्या निकलेगा उसका, क्या फॉर्मूला होगा हमको नहीं मालूम है, लेकिन इस छोटे से जगह को हम निकाल लिया बाहर। क्लियर हो गया? इस छोटे से जगह से भी हो करके अगर देखा जाए क्षेत्र रेखा, वो तो ऐसे जा ही रहा होगा। कोई दिक्कत है क्या? ठीक। अब इस छोटे से सतह के लिए, इस छोटे सतह के लिए जो क्षेत्रफल सदिश होगा, छोटा सतह के लिए मान लिया कि वो होगा ds। अब याद करो ds क्यों बोला गया, 11th में ऐसा डिस्कशन हम लोग किए। s जो होता था बाबू, खाली रिलेट करो, उधर उधर मत देखो, इधर देखो। s जो होता था वो क्या होता था? क्षेत्रफल सदिश होता था, है ना, पूरे सतह के लिए। अभी हम पूरा सतह बात नहीं कर रहे, क्योंकि पूरा सतह नियमित नहीं है। तो हम एक छोटा सा टुकड़ा निकाला चक्कूटा जैसा, सबको 3D में एज्यूम करना है। कहाँ है मेरा ग्लोब? कोई भी इस सब चीज़ों को 2D में बात नहीं करेगा, समझ गए ना? अरे हटो ना यार, ये तार और ऐसा है ना, किसी को अगर 40-50 हज़ार रुपया वाला अगर माइक वाइक दान वान देना है तो बिना किसी संकोच के डायरेक्ट देंगे, ठीक है? संकोच थोड़ा भी संकोच नहीं करना। सुनो पहले, मान लेते हैं कि वो एक स्फीयर है, एक गोला है। अभी उसको मत देखो, अभी इसको देखो, ठीक है? हम इस पर क्षेत्रफल सदिश खींचेंगे, एक छोटा सा क्षेत्र लेंगे, सेक्शन ऊपर में सतह पर, ठीक, परपेंडिकुलर। समझे? ये 2D की बात नहीं हो रही है, 3D की बात है। और अगर ये चीज नहीं समझोगे तो गाउस का थ्योरम भी खाक समझोगे। समझ गए ना? वहां भी समझ में आएगा कैसे स्फीयर पे काम चल रहा है। ठीक, इस पर खींच दिया, पूरा नहीं बात किया। देखो इतना सा रेड किया ना हम, सिर्फ इतना छोटा सा तो रेड किया, ये इतना सा हिस्सा ds, क्योंकि छोटा सा है। अब यहां पर ये जो ds निकला, और ये क्या था बाबू? E था। तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा बाबू? थीटा। क्या ढूंढने के लिए हम गए थे वहां पे? थीटा ही तो ढूंढने के लिए गए थे। अब सुनो बात को आगे, अगर ऐसा है तो हम फाई कैलकुलेट करेंगे। देखो फाई बराबर क्या होगा? फाई बराबर विद्युतीय क्षेत्र E s के जगह पर क्षेत्रफल सदिश ds cos थीटा। सही बोल रहे हैं क्या? फिर से हम इसको चाहेंगे तो इसको निरूपण करेंगे डॉट प्रोडक्ट में। कैसे? फाई इज इक्वल E डॉट ds लिख सकते हैं, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है। क्यों? थोड़ा सा किए हैं बात। हमको क्या करना है? सतह से होकर के गुजरने वाली विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। यहां हम बात किए इस छोटे से सतह से होकर गुजरने वाली विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। ये जो हम फाई कैलकुलेट किए बाबू, ध्यान से सुनो खाली बात को, हम क्या कह रहे हैं। ये जो फाई निकाला हम E डॉट ds cos थीटा, ये वाला किस विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को काउंट करेगा? सिर्फ इससे होकर गुजरने वाली। सही बोल रहे हैं क्या? अब ऐसा सेक्शन आप पूरे में बनाएंगे, सभी के लिए अलग अलग ds होगा। इसके लिए फाई निकाल दिए, इसके लिए फाई निकालोगे, यहां फाई, यहां फाई, यहां फाई, सबके लिए निकलेगा। संभालो, दुनिया तुम्हारे मुट्ठी में है ना? नहीं, महिला के हाथ में नहीं देंगे, दुनिया बर्बाद कर देगी। तुम संभालो यार। हाँ, लड़की लोग के हाथ में दुनिया नहीं देना है ना? बर्बाद हो जाना है फिर। हाँ है ना? हाँ देखो लड़का ये, हाँ जो भी तुम बोले सुने तो नहीं, लेकिन अच्छा लगा सुन करके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हाँ बाबू यहाँ देखो, तो ये जो फाई है ये सिर्फ इससे होकर गुजरने वाली विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं को बताया ना। हमको ऐसा पूरे में करेंगे। यही चकुटा जैसा काम हम कहाँ पे कर सकते हैं? यहाँ करेंगे, कहीं भी कर सकते हैं। इससे होकर निकलेगा, मतलब इस दिशा में निकला ds, फिर उससे भी E निकला, फिर थीटा बना, फाई बराबर E ds cos थीटा। समझ रहे बात को? ऐसा पूरे सतह पे होगा। सही बोल रहे हैं? पूरे सतह पे होगा। सबको फिर क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 5 गो यहां से निकला, 2 यहां, 3 यहां से, 4 यहां से, 5 ऐसे होगा ना। सबको जोड़ेंगे। तो इस पूरी सतह से गुजरने वाले कुल विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या 10। सबको जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? फिजिक्स में जब हम सम करते हैं तो क्या करते हैं?
इंटीग्रेशन निकालते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं। अब बताओ ये जो फाई हम यहां पे सूचित कर रहे हैं ये इस सतह से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं को बता रहा है। तो ये वाला तो संपूर्ण को बताएगा, लेकिन हम संपूर्ण कैसे बता सकते हैं? क्यों लगाया डी? फिर से बताओ। सही है ना, मात्रा कम है, सिर्फ इतने से निकलने वाला तो कम ही ना होगा। तो इधर वाला से निकलेगा, इससे भी डी फाई निकलेगा, इधर और डी फाई निकलेगा, फिर डी फाई, सब डी फाई को क्या करना है हमको? ऐड करना है। तो सम निकालने के लिए हम यहां बना रहे हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन, क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन डी फाई कर सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं फाई का टोटल, कुल विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, जिसको हम इंटीग्रेशन डी फाई, इंटीग्रेशन क्यों लगाते हैं फिजिक्स में? सम करने के लिए, कुल टोटल करने के लिए, इज इक्वल इंटीग्रेशन किसका? इनका ई डी एस कॉस थीटा। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ में? लो तो मिटाना पड़ेगा ना, फिर समझ में नहीं आया तो चुप थोड़ी ना रहना है, फिर पूरा मिटेगा। फिर देखिए मिटा दिया, कोई बात नहीं किया, ये कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं हुआ, कुछ सुने नहीं तुम अभी तक। अब आगे देखो, पहले ये बताओ कि ये जो अनियमित सतह है उसके लिए हम ये छोटा सा क्षेत्रफल लिया और उस छोटे से क्षेत्रफल पर परपेंडिकुलर डाला जो कि क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा, वो है ds वेक्टर। इसके बीच बनने वाला कोण थीटा, किसके बीच बनने वाला कोण? विद्युतीय क्षेत्र E और क्षेत्रफल सदिश ds के बीच बनने वाला एंगल है थीटा। यहां तक बात समझ में आ रहा है ना? ठीक। अब ये बताओ कि छोटे से क्षेत्र से कितनी विद्युतीय क्षेत्र रेखा गुजरेगी? पूरे के बराबर या छोटा सा? कम ही निकली गुजरेगी ना। तो फ्लक्स की संख्या छोटे से सतह से गुजरने वाली डी फाई होगा, इज इक्वल, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? E, और S के जगह पर क्षेत्रफल सदिश क्या है? ds cos थीटा। ये क्या निकला? इस सतह से होकर गुजरने वाली विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, यानी हमको अभी प्राप्त हुआ है सिर्फ इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सही बोल रहे हैं क्या? अब इस प्रकार का चीज आप पूरे सतह पर बनाएंगे और उसके बाद अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको प्राप्त होगा, सबको आप एक जगह कंबाइंड करेंगे। सही है ना? तो फिजिक्स हमको ऑलरेडी परमिशन दे चुका है सम करने के लिए। क्या बोलता है? इंटीग्रेशन कर दीजिए। इधर करेंगे इंटीग्रेशन तो इधर भी इंटीग्रेशन होगा। इसी इंटीग्रेशन को बोला जाता है फाई टोटल, यानी कुल विद्युतीय फ्लक्स। कहां से होकर गुजरने वाली? इस सतह से होकर गुजरने वाली। समझ में आ रहा है बात? इज इक्वल ई, तो ई रहेगा बाबू इंटीग्रेशन में फॉर्मूला के रूप में। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिखते हैं, ई डॉट नहीं होगा, फॉर्मूला मिल गया एक और। अब किसी भी अनियमित सतह के बारे में बात होगा, सूत्र आपके पास है, कौन सा वाला? फाई इज इक्वल, ये कैसे हुआ है? तो फॉर्मूला भी हमको मालूम है ना, थोड़ा सा पढ़ाए थे। dx का क्या बन गया था? x। पढ़े हैं 11th में हम, जो जरूरी रहता है ना सारा बात हम 11 में कर लेते हैं ताकि हमको वहां पे दिक्कत ना हो। देखिए पढ़ाया जा चुका है ये सब चीज, खत्म। तो अब अनियमित सतह के लिए हो जाएगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। इंटीग्रेशन क्यों लगा दिए? क्योंकि ऐसा वैल्यू का सम कर देना है टोटल, जितने भी निकलेंगे अलग अलग सतह के लिए, जो भी अलग अलग सतह है। एक सतह मान लो बाबू यहां होगा, है ना बाबू, तो इसके लिए भी फिर ds होगा बाबू। एंगल कितना बना बाबू? थीटा। फिर से निकालेंगे तो इसके लिए निकलेगा डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। यहां थीटा था तो यहां भी निकलेगा डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। पहले पढ़ा बात, सबको लाके जोड़ दो ना एक जगह, खेला खत्म हो गया। तकलीफ नहीं? हाँ बोले ना, इसलिए दुनिया नहीं दिया था इसके हाथ में। देखो अभी तकलीफ तो करती है ऐसे, फिर बोलती है ऐसे, इसको पता ही नहीं है। चलो तो इसको नोट करें, चौथा केस नंबर 4 नोट कीजिएगा, पॉज कीजिएगा। ना हम कर रहे, तुम बैठो, हम कर लेंगे, ऐसा बात नहीं, तुम करो पहले, तुम इसको नोट करो केस नंबर 4 को। क्या करें? नहीं समझ में आया? हाँ या अल्लाह, ये यार अब वो ऐसे बनाओ ना यार, ये क्या बात करता है? नहीं तो 2-4 लड़का लोग के भी हाथ में दुनिया नहीं देंगे। नहीं 5 है ना। एक सतह ये हो गया, एक सतह ये हो गया, बीच में कौन है? प्लस, यहां कौन है? माइनस। प्लस से
जा रही होती है, बाहर की ओर निकलती है, पता है ना, माइनस की ओर आ रही होती है, पता ही है। ये किरण जो बाहर की ओर जा रही होती है उसे बोलते हैं निर्गत किरण, है ना, और जो आ रही होती है इसको बोलते हैं आगत किरण। कंडीशंस क्लियर है? मतलब अगर हम फ्लक्स को काउंट करेंगे तो फ्लक्स मेरा जैसे फाई का मान पॉजिटिव होगा और फाई का मान नेगेटिव होगा, मतलब क्षेत्र रेखा का मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, फ्लक्स का मान पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा। अगर प्लस से दूर, प्लस है अंदर में, प्लस से दूर जाएंगी, इसका मतलब वो प्लस होगा और वो माइनस होगा। ठीक, चलो इसको भी नोट कर लो। केस 5 बोला ना, बहुत भारी है ये वाला, नोट करो। निर्गत बोलते हैं हाँ निकलना, आगत बोलते हैं आना, नाम से जाहिर हो जाता है। नहीं है भारी लगा क्या? तो करते हैं भारी इसको, हो गया बस यही है बाबू, जगह नहीं था ना मेरे पास इसलिए ऐसा हुआ, बहुत भारी है। निर्गत किरण धनात्मक होंगी, आगत किरण ऋणात्मक होंगी। हाँ बाबू देखो ना, पहला कंडीशन, पहले याद कैसे करते हैं ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं, तो खुद को समझाना है, जरूरी नहीं कि कॉपी खोलना पड़े, बैठे हुए हैं कहीं भी है दिमाग में, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं। एक भौतिक राशि है जिसके द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि किसी पृष्ठ से, किसी सतह से कितनी विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं पास हो रही हैं, गुजर रही हैं। यानी हम इससे विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या का पता करते हैं, आकलन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है बात? तो उसके कैलकुलेशन के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, फाई इज इक्वल ई एस कॉस थीटा, जहां पर ई को बोल दिया गया है विद्युतीय क्षेत्र, एस को बोल दिया गया है क्षेत्रफल सदिश, थीटा को बोल दिया गया है ई और एस के बीच का कोण, फाई जो है वो विद्युतीय फ्लक्स को बताया। यही बात है। इसके बाद बोला कि चलो कंडीशंस बताओ कि कैसे कैसे पृष्ठ हो सकते हैं, सतह को आप कहां कहां रख सकते हैं विद्युतीय क्षेत्र में। हम बोला एक कंडीशन हम ये दे सकते हैं कि सतह जो हो वो बिल्कुल, देखिए एक समान विद्युतीय क्षेत्र हो गया, ये हो गया है ना, इस प्रकार से विद्युतीय क्षेत्र इस दिशा में वेक्टर ई, क्षेत्रफल सदिश वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत लग रहा होता है, तो पृष्ठ के लंबवत अगर हम उसको लगाएंगे भी तो उसकी दिशा भी इसी ओर होगी, ये है मेरा वेक्टर एस। इस वजह से ई और एस के बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री, एक लाइन ऐसे है दूसरा लाइन उसी के ऊपर है, सही है ना, तो खुलेगा तब ना एंगल बनेगा, खुला ही नहीं, ये तो ऐसे ही हो गया, तो थीटा इज इक्वल 0 है। थीटा 0 है तो फॉर्मूला यहां है फ्लक्स का, फाई इज इक्वल ई एस, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये मिल गया फाई इज इक्वल ई एस। इसको हम मैक्स बोल रहे हैं। फ्लक्स का मान महत्तम कब हुआ? जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हुआ। क्लियर है? क्योंकि कॉस के साथ ये काम करता है। अच्छा, इसको हम कह दिया क्या, केस नंबर 1। दूसरा केस हम क्या बनाया कि अगर वो सतह जो है वो इस प्रकार से हो, तो एक समान विद्युतीय क्षेत्र में देखिए क्या होगा, इससे होकर कोई भी क्षेत्र रेखा नहीं गुजरी, तो काउंट में ये 0 आना चाहिए। फॉर्मूला मेरा काम करता है। क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में लग गया, ये हो गया एस। विद्युतीय क्षेत्र ये देखिए ऐसे गुजर रहा है, क्षेत्रफल इसके ऊपर से गुजरा, सतह के ऊपर से गुजरा है, तो एंगल कितना बना, तो फॉर्मूला है फाई बराबर ई एस कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू 0, तो फाई का वैल्यू भी 0, खत्म, मिनिमम है ही नहीं, कोई भी क्षेत्र रेखा नहीं गुजरेगी, फ्लक्स हो गया 0। कंडीशन नंबर 3 हम बोला, तीसरा नंबर कंडीशन में क्या करो, हल्का सा टिल्ट कर दो, हल्का सा, तो इससे होकर गुजरने वाली विद्युतीय क्षेत्र रेखा ये देखिए ये हो गई, है ना बाबू। अब इसके लिए क्षेत्रफल सदिश कहां होगा, देखो यहां पॉइंट है, मान लो हम इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये ऐसे झुका हुआ है ना, तो परपेंडिकुलर ऐसे नीचे की ओर जाएगा ना हल्का सा, ये हो गया वेक्टर एस। समझ में आता है ये सब बात? अब ये है तो इसके बीच का एंगल यही बनेगा थीटा, तो इसका जनरल फॉर्म बन जाएगा क्या, फाई इज इक्वल ई एस कॉस थीटा। सही है क्या? चौथा वाला भी बनाया, कंडीशन नंबर 4, अनियमित सतह के लिए ना, ये केस 1 था,
ये भाई साहब थे केस नंबर 2 थे, ये था केस नंबर 3। अब एक केस नंबर 4 भी है हम लोग के पास। केस 4 किसका है बाबू? अनियमित सतह के लिए। हो गया। अब किसी भी अनियमित सतह के लिए आपको सबसे पहले एक अल्पांश क्षेत्रफल लेना है ना बाबू? ये मान लो वो है ds लिख दिया, अल्पांश क्षेत्रफल, है ना। और उसके बाद देखो इस पर हम क्या कर दिया, क्षेत्रफल सदिश खींचा, ये ds का वेक्टर। देखो यहां ds बोल रहे हैं क्या? क्षेत्रफल का अल्पांश, छोटा सा टुकड़ा, ds का वेक्टर यानी सदिश दे दिया उसको, यानी उस पर परपेंडिकुलर खींच दिया, है ना। अब विद्युतीय क्षेत्र तो आपको पता ही है कहां लग रहा है, समझ में आ रहा है बात? तो उनके बीच का एंगल कितना बन रहा होगा? थीटा। तो अब चूंकि इस छोटे से क्षेत्र से होकर गुजरने वाली फ्लक्स यानी विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या d फाई होगी, उसका वैल्यू क्या होगा? E, s के जगह पर ds cos थीटा। अब ऐसा टुकड़ा आप हर जगह बनाएंगे 3D में। अब हर जगह अगर आप बनाएंगे तो उसको बोलेंगे आप फाई टोटल। टोटल निकालने के लिए क्या करना है? सम कर देना है। तो फाई इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको E ds cos थीटा। ये भी एक सूत्र मिल गया आपको, किसके लिए? अनियमित सतह के लिए। समझ रहे बात को? इसको अगर आप चाहें तो डॉट प्रोडक्ट में लिखना चाहें तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds, तो यहां भी लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू E डॉट s। ये किसी नियमित सतह के लिए है, ये अनियमित सतह के लिए। पांचवा वाला तो अभी आपको हम बना के यहां पर दिखलाया ही था कि अगर प्लस से दूर जा रहा है क्षेत्र रेखा तो वो पॉजिटिव होगा, निर्गत हो रहा है, और एक नेगेटिव होगा, आगत हो रहा है। तो ये भी बताया ना। मात्रक निकालने का तरीका भी बता दिया, है ना। मात्रक निकालने के लिए E है F अपॉन Q नॉट, तो F होता है E s cos थीटा। E जो होगा वो F अपॉन Q नॉट है ना। तो F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन कूलॉम होता है, यानी N अपॉन C, जिसका मतलब है N C इनवर्स। तो इस E का मात्रक अगर हम देखें तो हम N C इनवर्स लिख सकते हैं। और ये हो गया S क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, और ये तो थीटा ही है, तो ये निकल कर आ गया किसका मात्रक? फ्लक्स का मात्रक भी बन गया। यही तो टॉपिक था और कुछ है ही नहीं। एक वो परिभाषा है शुरुआत में, 5 कंडीशंस है, खत्म हो गया टॉपिक। गाउस का जो नियम है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कल सैटरडे है पढ़ाएगा, कल गाउस का नियम भी डिस्कस करेंगे और उसका सत्यापन भी करेंगे। ध्यान रखिएगा बाबू, एक मिनट, गाउस के नियम के सत्यापन में यूज होगा, ठीक है? हाँ, मतलब ऐसे नहीं बनाएंगे बट हाँ यूज होगा, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, है ना। एरिया वेक्टर का बहुत जरूरत पड़ता है, क्षेत्रफल सदिश जिसको बोलते हैं ना एरिया वेक्टर, इसका बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है। तो हम लोग उसको देखेंगे करके, ठीक है ना। और इस ग्लोब का बहुत ज़रूरत पड़ेगा कल, तो हम लोग उसको भी समझेंगे। क्या बोल रही है? कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि जाके आप पढ़ाई करो, ठीक, बस इतना ही कहना है।